रात को मैं देर तक जागता रहा था, फिर भी अलग सुबह मेरी आंख खुल गई। मैंने उठकर कमरे में हल्की फुल्की एक्सरसाइज की, फिर देर तक नीम गर्म पानी से नहाता रहा। बाथरूम से निकला तो गणेश मेरे बेड पर नीम दराज अखबार पढ़ रहा था। मुझे देखकर उसने अखबार रख दिया और बोला, सेठ साहब नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने बाल संवारते हुए पूछा, खैरियत? वैसे मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि कोई खास बात जरूर है। गणेश बोला, हाँ अभी तक तो खैरियत है। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। मैं तैयार होकर नाश्ते की मेज पर पहुंचा तो जानकी दास पर नजर पड़ी। उसके चेहरे पर फिक्र तरद्दुद के आसार थे। मैंने कुर्सी खींच कर बैठते हुए कहा, तुमने मुझे बुलाया है जानकी दास? जानकी दास बोला, कामरान तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम खान साहब के आदमी हो? मैंने कहा, मेरा ख्याल था कि तुम्हें मालूम होगा। मेरी खातिर गिरफ्तार होने वाला भी तो उन्हीं का खास आदमी है। जानकी दास झुंझुला कर बोला, उसने भी पुलिस को कब बताया था कि उसका खान साहब से कोई ताल्लुक है? मैंने बेनियाजी से कहा, मगर हुआ क्या है? इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं किसका आदमी हूँ? इस वक्त तो तुम्हारे कब्जे में हूँ। वो बोला, इससे फर्क पड़ता है। न जाने कैसे खान साहब को मालूम हो गया है कि तुम्हें मैंने कैद कर रखा है। रात को 3 बजे उनका टेलीफोन आया था कि कामरान को हिफाजत से मेरे पास पहुंचा दो। मैंने नाश्ता करते हुए कहा, फिर तुमने क्या फैसला किया? वो बोला, मुझे क्या फैसला करना था? मैंने उनसे कहा कि कामरान इस वक्त सो रहा है, अगर आप कहें तो उसे इसी वक्त भेज दूं। उन्होंने कहा, मैं सुबह तक इंतजार कर लूंगा। खैर, अब मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मैंने कहा, मगर मेरी एक बात ध्यान से सुन लो जानकी दास, मैं तुम्हारा काम हर सूरत में करूंगा। जानकी दास बोला, अब उसकी जरूरत नहीं है। मैं खान साहब के किसी आदमी को खतरे में नहीं डाल सकता। तुम नाश्ते से फारिग हो जाओ तो गणेश तुम्हें गाड़ी में छोड़ाएगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बल्लियों उछलने लगा, मगर मैंने उस पर खुशी का इजहार न होने दिया। खामोशी से कॉफी पी। मैं कॉफी पीकर खड़ा हुआ ही था कि जानकी दास का एक मुलाजिम वहशतज़दा अंदाज में दौड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और फूले हुए सांसों के दरमियान बोला, सरकार वो पुलिस पुलिस पुलिस। जानकी दास गुस्से में खड़ा हो गया। क्या कहता है? पलक झपकते में जर्मन माउजर मेरे हाथ में आ गया। मैंने जहरीले लहजे में जानकी दास से कहा, जानकी दास मैं समझता था कि तू बहादुर और खरा आदमी है, मगर तूने साबित कर दिया कि मैं गलती पर था। तू तो इंतहाई कमीना और घटिया आदमी है। जानकी दास घबरा कर बोला, मुझे गलत मत समझो कामरान, मुझे नहीं पता कि पुलिस यहाँ क्यों आई है। ठहरो, मैं मालूम करता हूँ। जानकी दास ने दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश की। मैंने सर्द लहजे में कहा, रुक जाओ जानकी दास, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि तुम्हें आसानी से निकल जाने दूं। चलो वापस। मैंने रिवॉल्वर लहराया। वो बोला, देखो कामरान, मुझे मालूम करने दो कि पुलिस यहाँ क्यों आई है। मैंने दांत पीस कर कहा, यह काम तो पुलिस थोड़ी देर के बाद खुद भी कर लेगी। जानकी दास ने कहा, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैंने कहा, मैं कुछ समझना नहीं चाहता। जानकी दास ने एहतिजाज किया। बोला, मैं खान साहब से भी कह दूंगा कि। मैंने उसकी बात काटी। कहा, बकवास बंद करो। एक तरफ खान साहब से वादा किया कि मैं कामरान को भेज रहा हूं, दूसरी तरफ पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। एक बात अच्छी तरह जहन में बिठा लो जानकी दास, अगर पुलिस मुझ तक पहुंच गई तो मैं तुम्हें जरूर परलोक रवाना कर दूंगा। मुझ पे पहले भी बहुत से कत्ल के इल्जाम हैं। तुम्हारा कत्ल और सही, फांसी तो मुझे एक ही बार होगी ना। अचानक बाहर से फायरिंग होने लगी। जवाबी तौर पर मैंने भी 2-3 फायर हवा में किए। फिर कोई मेगाफोन पर चीख उठा, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, तुम्हारा बच निकलना बहुत मुश्किल है, इसलिए खुद को पुलिस के हवाले कर दो। मैंने कोई जवाब न दिया। बाहर भी सन्नाटा छाया रहा। मुझे इल्म नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। मुमकिन है पुलिस वाले बंगले में दाखिल हो गए हों। वहां मज़ाहमत करने वाला कौन था? जब तक जानकी दास हुक्म न देता उसके आदमी हरकत में नहीं आ सकते थे, और जानकी दास मेरे कब्जे में था। मैं उसे किसी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहता था। अचानक भारी बूटों की धमक सुनाई दी। फिर फायरिंग की तड़तड़ाहट गूंजी, अजियत भरी इंसानी चीखें गूंजी, और जरा सी देर में सन्नाटा 2 तरफा फायरिंग से मजरू हो गया। इमारत के अंदर से भी फायरिंग हो रही थी और बाहर से भी गोलियों की बारिश हो रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं झपट कर बंगले के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ा तो जानकी दास ने एक मर्तबा फिर मेरा रास्ता रोक लिया और खुशामदाना लहजे में बोला, बाहर मत निकलना कामरान, बाहर शदीद खतरा है, पुलिस वाले हर तरफ मौजूद हैं, वो तुम्हें देखते ही गोली मार देंगे। मैंने घूमकर रिवॉल्वर का दस्ता खासी कुव्वत से जानकी दास के सर पर दे मारा। मैं चाहता तो फायर करके उसे ठंडा कर देता, मगर न जाने क्यों मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया। दरवाजे के पास पहुंचकर मैं फर्श पर लेट गया और क्रॉलिंग करता हुआ आगे बढ़ा। लेटे ही लेटे मैंने हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो खुलता चला गया। मैंने चौंक कर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो दरवाजा किसी ने जानबूझकर खोल रखा हो। गोया जानकी दास ने पूरा बंदोबस्त पहले ही कर रखा था। उसने पुलिस से कहा होगा कि मैं कामरान को बातों में उलझाऊंगा, तुम्हारा एक आदमी सामने से फायरिंग करता रहे ताकि कामरान का ध्यान पिछले दरवाजे की तरफ न जाए। मैंने क्रॉलिंग करके दहलीज को उबूर करना चाहा।
उसी वक्त बाईं तरफ के कॉरिडोर से कोई साया मुझ पर झपटा। मैंने बेख्तियार लात चलाई। मुझ पे छलांग लगाने वाला दाएं तरफ कॉरिडोर में जा गिरा। मैंने उठकर एकदम उसे दबोच लिया। उसका चेहरा फर्श की तरफ था। उसकी गर्दन पुश्त से मेरे हाथ में आ गई। मैंने उसका चेहरा बुरी तरह फर्श पर रगड़ दिया। हमलावर के मुंह से अजियतनाक कराहें बुलंद हुई। फिर उसने कोहनी से मेरे सीने पर वार किया। मेरी गिरफ्त ढीली पड़ गई तो वो तड़प कर निकल गया। उसका चेहरा जगह जगह से उधड़ गया था, मगर उसके बावजूद मैंने उसे पहचान लिया। वो राजू था। उसके दाएं हाथ पर अभी तक पट्टी बंधी हुई थी। खैर, हैरत तो मुझे इस बात पर हुई कि उसके हाथ में चमकते हुए फल का रामपुरी चाकू था। उसने शायद चाकू से मेरी जान लेना चाही थी। मैंने गुर्रा कर उसे कहा, मेरा रास्ता छोड़ दे राजू, मैं कमजोर दुश्मन पर कभी वार नहीं करता। तेरा एक हाथ नाकारा है, इसलिए मैं तेरे साथ रियायत बरत रहा हूँ। राजू तंजिया लहजे में बोला। मौत को सामने देखकर बड़े बड़ों की घिग्गी बंद जाती है। तुझे मेरे साथ कब से हमदर्दी हो गई मलिच? मैंने इधर उधर देखते हुए कहा, मेरे पास वक्त बहुत कम है राजू, मेरा रास्ता छोड़ दे। मेरी जान पे बन जाए तो मैं हर रियायत वापस ले लेता हूँ। राजू ने इंतहाई गलीज किस्म की गाली दी और वहशियाना अंदाज में मुझ पे झपटा। मैं थोड़ा सा तिरछा होकर उससे बचा। फिर उसकी पुश्त पर इतनी जोर से लात मारी कि वो उछलकर सामने वाली दीवार से टकरा गया। मैंने फुर्ती से अपना जर्मन माउजर निकाल लिया। मैंने जहरीले लहजे में कहा, अब बोल, मौत को सामने देख कर कैसा लगता है? मेरे पास मजीद मुकालमेबाजी का वक्त नहीं था। राजू उठने की कोशिश कर रहा था। चेहरे की खाल उधड़ने की वजह से उसका चेहरा खून में तर हो गया था। मैंने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर भरपूर लात मारी। वो आवाज निकाले बगैर ढेर हो गया। मैंने ये देखने में भी वक्त जाया करना मुनासिब न समझा कि वो जिंदा है या मर गया है। बंगले के सामने वाले हिस्से में एक मर्तबा फिर जबरदस्त फायरिंग की आवाजें आ रही थीं। मैंने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि बंगले के अंदरूनी हिस्से से फायरिंग होने लगी। मैं एक मर्तबा फिर जमीन पर लेट गया और क्रॉलिंग करता हुआ तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। बंगले के अकबी हिस्से में नीम और आम के घने दरख्त थे। जमीन पर घास थी। मैं रिंगता हुआ जूं ही बाहर निकला, दरख्तों की आड़ से 4 फायर एक साथ हुए। गोलियां सनसनाती हुई मेरे ऊपर से गुजर गईं। एक गोली मुझसे चंद कदम के फासले पर जमीन में धंसी। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैं राइफल लेकर क्यों नहीं आया। दरख्त बाउंड्री वॉल के बिल्कुल साथ लगे हुए थे और बाउंड्री वॉल मुझसे इतने फासले पर थी कि रिवॉल्वर की गोली वहां शायद ही पहुंचती। फिर मुझे ख्याल आया कि जर्मन माउजर के अलावा मेरे पास एक रिवॉल्वर और भी है। मैंने माउजर बाएं हाथ में पकड़ा और फुर्ती से रिवॉल्वर निकाल लिया। उस वक्त सामने से गोया गोलियों की बारिश हो रही थी। ये मेरी खुशकिस्मती ही थी कि कोई गोली अब तक मुझे लगी नहीं थी। हालांकि उस वक्त बिल्कुल खुले मैदान में था। सिवाय उन दरख्तों के दूर दूर तक कोई ऐसी चीज न थी जिसकी आड़ में मुझे पनाह मिल सकती। मैंने भी जवाबी तौर पर फायर करने का इरादा किया। फिर यह सोच कर रुक गया कि खामखा गोलियां जाया करने से क्या फायदा। अचानक मुझे अपने पीछे सरसराहट सी सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रेंगता हुआ मेरे पीछे आ रहा हो। मेरे आसाब कशीदा हो गए। मैंने सोचा मुमकिन है पुलिस वाले दाखिली दरवाजे से अंदर आ गए हों और अब उनके आदमी मेरा पीछा कर रहे हों। बंगले के अकबी हिस्से में जोरदार फायरिंग हो रही थी। वो लोग शायद इसीलिए क्रॉलिंग करने पर मजबूर थे कि अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना न बन जाए। अचानक कोई बहुत तेज रफ्तारी से क्रॉलिंग करता हुआ मेरे नजदीक आ गया। मैंने बिजली की सी तेजी से माउजर से आने वाले का निशाना लिया और फायर करने ही वाला था कि मेरे ताक़ुब करने वाला तेज सरगोशी में बोला, फायर मत करना कामरान। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। वो गणेश था। मैंने सख्त लहजे में कहा, क्या चाहते हो? गणेश ने सरगोशी में कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं कामरान, मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए सेठ ने भेजा है। मैंने कहा, जानकी दास ने खुद ही पुलिस को इन्फॉर्म किया, अब खुद ही मेरी मदद कर रहा है। गणेश बोला, पुलिस को तो राजू ने इन्फॉर्म किया था। उसे तुम्हारे बारे में किसी से भनक मिल गई थी कि पाकिस्तानी दहशतगर्द कामरान यहाँ विनोद के नाम से रह रहा है। वो पहले ही तुम्हारा दुश्मन था। उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। वो जिंदा बच भी गया होगा तो सेठ उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अचानक सामने से कई फायर हुए। इस दफा गोलियां खतरनाक हद तक हमारे नजदीक से गुजरी। शायद पुलिस वालों ने अपनी पोजीशन तब्दील कर ली थी। मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा। भला इस खुले मैदान में निकलने की क्या तुक थी? अब ना पीछे हट सकता था ना आगे जा सकता था। अगर सब पुलिस वाले एक साथ हल्ला बोल देते तो मैं ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 को निशाना बना सकता था। अब यही हो सकता था कि मैं अंधाधुंध फायरिंग करता हुआ सामने वाले दरख्तों तक पहुंचने की कोशिश करूं। गणेश रेंगता हुआ मेरे बिल्कुल नजदीक आ गया। उसके हाथ में राइफल देखकर मुझे खुशी हुई। उसकी पुश्त पर कैनवस का एक बैग था। मुझे यकीन था कि उसमें फाजिल राउंड्स भी होंगे। इसका मतलब यह था कि अगर हमें पोजीशन लेने के लिए मुनासिब जगह मिल जाए तो हम घंटों तक पुलिस का रास्ता रोक सकते थे। सामने से फिर एक साथ कई फायर हुए। इस दफा कुछ गोलियां हमसे चंद फुट के फासले पर जमीन में धंस गईं। गणेश ने झुंझलाकर बैग में हाथ डाला, फुर्ती से एक दस्ती बम निकाल कर मुझे दिया और बोला, हम एक साथ इन पे 2 बम फेंकेंगे,
फिर मैं फौरन ही धुएं का बम फेंकूंगा। उसी की आड़ में हम बाउंड्री वॉल तक पहुंच जाएंगे। मुमकिन है धमाके से दीवार भी गिर जाए। इस दौरान में वो दूसरा बम भी निकाल चुका था। फिर उसने टटोल कर धुएं का बम निकाला। दस्ती बम की निस्बत उस बम की बनावट गेंद की तरह थी, सतह भी खासी चिकनी थी। फिर उसने मुझे इशारा किया। हमने एक साथ पिन निकाले और पूरी कुव्वत से बम सामने की तरफ उछाल दिए। फौरन ही कान फाड़ देने वाले 2 धमाके हुए। गणेश ने तेजी से धुएं का बम भी उछाल दिया। उसके फटते ही धुएं की एक दीवार सी बन गई। लोगों की चीखों पुकार, भागते हुए कदमों की आवाजें, फायरिंग का शोर, एक अफरा तफरी सी मच गई। कोई मेगाफोन पर मुसलसल कुछ कह रहा था, मगर इस शोर शराबे और हंगामे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं और गणेश उठे और दीवानावार सामने की तरफ दौड़ लगा दी। चश्मे-ज़दन में हम बाउंड्री वॉल तक पहुंच गए। शायद दोनों बम दीवार से कुछ पहले ही फट गए थे, क्योंकि दीवार बिल्कुल सही सलामत थी। गणेश ने पिन खींचकर एक बम दाईं तरफ उछाल दिया। धमाका होते ही अजियत भरी चीखें बुलंद हुई। गणेश उछलकर दीवार पर चढ़ा और पलक झपकते ही दूसरी तरफ उतर गया। दूसरे ही लम्हे मैं भी उछलकर बाहर आ गया। फिर हम दोनों रुके बगैर एक तरफ दौड़ते चले गए। उसी वक्त सायरन बजाती हुई एक एम्बुलेंस गली के नुक्कड़ पर नमूदार हुई और तेजी से जानकी दास के बंगले की तरफ चली गई। अचानक सफेद रंग की एक कार गली में दाखिल हुई। गणेश ने मुझे इशारा किया और खुद गली के दरमियान में खड़ा हो गया। उसकी पुश्त कार की तरफ थी। उसे देखकर कार वाले ने ब्रेक लगा दिए और हॉर्न देने लगा। मैं झपट कर गाड़ी के नजदीक पहुंचा और रिवॉल्वर की नाल कार वाले की कनपट्टी पर रख दी। मैंने कहा, खामोशी से बाहर आ जाओ। मैंने ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोल दिया। मुझे ये भी खतरा था कि कहीं पुलिस ना आ जाए। वो लोग वहां से ज्यादा दूर नहीं थे। कार वाला सहमा हुआ नीचे उतर आया। मैं झपट कर ड्राइविंग सीट पर बैठा। दूसरी तरफ से गणेश भी बैठ गया। मैंने गाड़ी रिवर्स गियर में डाली और एक्सीलरेटर दबा दिया। मैं गली के नुक्कड़ पर पहुंचा तो मैंने पुलिस की एक जीप को हरकत में आते देखा। मैंने फुर्ती से गाड़ी मेन रोड पर डाली और बर्क रफ्तारी से एक तरफ रवाना हो गया। गणेश ने भी पुलिस की जीप को देख लिया था। अब वो पीछे मुड़कर देख रहा था। उसने बताया कि हमारे पीछे पुलिस की गाड़ी के अलावा 2 गाड़ियां और हैं। दोनों प्राइवेट कारें हैं, मगर मुझे शुबा है कि उन दोनों में पुलिस वाले सवार हैं। मैं कार को बर्क रफ्तारी से दौड़ाता हुआ इलाहाबाद से बाहर निकल आया। आगे सड़क दूर दूर तक सुनसान थी। मैंने एक्सेलरेटर को गाड़ी के फर्श से बिल्कुल चिपका दिया। स्पीडोमीटर की सुई 130 और 40 के दरमियान थी। गणेश ने मुझे टोका, बोला, इतनी जल्दी मत करो कामरान, गाड़ी तुम्हारे काबू में नहीं है। मैंने कहा, तुम फिक्र मत करो, गाड़ी मेरे कंट्रोल में है। मैंने गाड़ी की स्पीड मजीद बढ़ा दी। एक मोड़ मुड़ते ही मुझे एक ट्रक दिखाई दिया। वो चारों तरफ से खुला हुआ ट्रक था। उस पे लकड़ी के मोटे मोटे गट्ठे और बल्लियां लदी हुई थी। वो सुस्त रफ्तारी से जा रहा था। मैंने गाड़ी को स्पीड देकर ओवरटेक करना चाहा। अचानक मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ट्रक में से लकड़ी के गट्ठे नीचे गिरने लगे। उनसे रास्ता ब्लॉक हो गया। मैंने गाड़ी रोकने की कोशिश की, मगर वो कंट्रोल से बाहर हो गई। लकड़ी की बल्लियां मुसलसल गिर रही थीं। गाड़ी एक बल्ली पर चढ़ी, दूसरी बल्ली से टकराई और तिरछी होकर बाईं तरफ खेतों में घुस गई। मेरा सर बुरी तरह स्टीयरिंग और डैशबोर्ड से टकराया। गणेश भी डैशबोर्ड से टकराकर जख्मी हो गया था, मगर हम दोनों होशो हवास में थे। मैंने दरवाजा खोलकर फुर्ती से बाहर छलांग लगा दी। गणेश भी बाहर कूद गया। उस वक्त तक पीछे आने वाली गाड़ियां भी वहां पहुंच चुकी थीं। उन लोगों ने आते ही जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे हर कीमत पर गिरफ्तार करना चाहते हों। इस अफरा तफरी में गणेश की राइफल और बैग, दोनों चीजें गाड़ी में ही रह गई थीं। अब मेरे पास सिर्फ एक माउजर और एक जर्मन लूगर था। फिर पुलिस की कई गाड़ियां आ गईं और उसमें से पुलिस के जवान कूद कूद कर बाहर निकलने लगे। वो लोग चारों तरफ फैल कर घेरा तंग कर रहे थे। गणेश मेरा हाथ पकड़कर एक समत भागा, मगर खेतों से बाहर निकलते ही ठिठक कर रुक गया। वहां एक इंस्पेक्टर और 3 पुलिस कांस्टेबल खड़े थे। उनकी राइफलों का रुख हमारी तरफ था। इंस्पेक्टर ने डपट कर कहा, भागने की कोशिश मत करना वरना भून दूंगा। अचानक कहीं से जबरदस्त फायरिंग हुई और इंस्पेक्टर समेत सब पुलिस वाले ढेर हो गए। मैं और गणेश घबरा कर जमीन पर लेट गए। हैरत की बात यह थी कि हमें खराश तक नहीं आई थी। अचानक किसी ने चीख कर कहा, कामरान इस तरफ आ जाओ। वो आवाज सुनकर मेरा दिल बल्लियों उछलने लगा। वो ग्लोरिया की आवाज थी। मैं और गणेश जल्दी से उठे और उस लड़की की तरफ बढ़े। उसी वक्त कई फायर हुए और मेरे जिस्म में आग सी भर गई। मैंने बेयकीनी से अपना जायजा लेने की कोशिश की, मगर मुझसे अपने पैरों पर खड़ा रहना दूभर हो गया। आंखों के आगे नीले पीले दायरे नाचने लगे और मैं धम से जमीन पर गिर गया। मैंने जो आखिरी मंजर देखा वो ये था कि गणेश जमीन पर पड़ा बुरी तरह तड़प रहा था। मैंने उसे आवाज देना चाही, मगर हलक में गोला सा अटक गया। फिर मेरा जहन तारीकियों में डूबता चला गया। मुझे होश आया तो सर में धमाके हो रहे थे। जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था और मैं शदीद अजियत से दो चार था। मुझ पर नकाहत और गनूद की सितारी थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ।
मैंने इर्द गिर्द का जायजा लेने की कोशिश की, मगर मुझ पे गनूदगी का जबरदस्त हमला हुआ और मैं एक बार फिर दुनिया माफिया से बेखबर हो गया। फिर न जाने कितने घंटों के बाद मैं दोबारा होश में आया। इस मर्तबा तकलीफ की शिद्दत भी नहीं थी और आंखें भी पूरी तरह खुल गई थी। सर में अलबत्ता अब भी धमाके हो रहे थे। जिस्म से दर्द की टीसें नहीं उठ रही थी, मगर अब भी पूरा जिस्म बुरी तरह दुख रहा था। मेरी कराह सुनकर कोई तेजी से मेरे नजदीक आ गया। लिबास से वो मुझे नर्स लग रही थी। उसने झुककर मेरा जायजा लिया, फिर उसी तेजी के साथ बाहर निकल गई। मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने उस नर्स को कहाँ देखा है। मुझे तो ये भी याद नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ क्यों हूँ। वो यकीनी तौर पर किसी अस्पताल का कमरा था, मगर मुझे हुआ क्या था? मैं अस्पताल क्यों आया? मैंने जहन पर जोर देने की कोशिश की तो सर बुरी तरह चकराने लगा। मैंने थक कर कोशिश तर्क कर दी और आंखें मूंद ली। थोड़ी देर के बाद कमरे में कदमों की आहट गूंजी तो मैंने आंखें खोल दी। इस मर्तबा मुझे एक मर्द का चेहरा दिखाई दिया। वो खासा वजीह और स्मार्ट शख्स था। कनपट्टियों से उसके बाल सफेद हो चुके थे, जिनकी वजह से उसकी शख्सियत में वक़ार पैदा हो गया था। उसके गले में स्टेथोस्कोप झूल रहा था, गोया वो डॉक्टर था। उसने झुककर मेरी नब्ज देखी और बहुत नर्म लहजे में बोला, कैसे हैं कामरान साहब? मैं मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, कामरान साहब? फिर मुझे एकदम एहसास हुआ कि वो मेरा ही नाम ले रहा है। उस वक्त मेरा दिमाग इतना मफलूज था कि मुझे अपना नाम तक याद नहीं आ रहा था। मैंने नहीफ आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ। मगर मुझे हुआ क्या है? ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी बजाय कोई और बोल रहा हो। अपनी आवाज भी मुझे अजनबी लग रही थी। वो बोला, आप जहन पर ज्यादा जोर मत दें, आप जख्मी हो गए थे और इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। मैंने खुद कलामी के अंदाज में कहा, मैं जख्मी हो गया था मगर कैसे? वो बोला, आपको इस वक्त आराम की जरूरत है, ज्यादा बातचीत मत करें। फिर वो नर्स से मुखातिब हुआ, सिस्टर इन्हें इंजेक्शन दे दो। मैंने कहा, मगर डॉक्टर साहब मुझे ये तो बताएं कि मुझे हुआ क्या था। डॉक्टर मुस्कुरा कर बोला, कुछ भी नहीं, मामूली से जख्म है, बस अब आप रेस्ट करें। इस दौरान में नर्स इंजेक्शन तैयार कर चुकी थी। वो झुककर मेरे बाजू में इंजेक्शन लगाने लगी। उस वक्त मैंने गौर से नर्स का चेहरा देखा। उसके माथे पर बिंदिया को देखकर मेरे जहन को झटका सा लगा। मैंने दिल ही दिल में सोचा, क्या ये लड़की हिंदू है? फिर मेरे जहन में झमाका सा हुआ और मुझे याद आ गया कि मैं इस वक्त भारत में हूँ। फिर मुझे मजीद कुछ सोचने की मोहलत न मिली और मेरी पलकें बोझल होने लगी। नर्स ने यकीनी तौर पर मुझे ख्वाबावर दवा का इंजेक्शन दिया था। चंद लम्हों में मुझे गहरी नींद आ गई।